हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 6.2 तक सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। यह जो अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है यह आपके कहानी में ही दिया हुआ रहता है। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं आपके बुक में। एक होता है जब कहानी समाप्त हो जाता है तो लास्ट में दिया हुआ रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है जो आपके कहानी के बीच बीच में ही दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं उस टॉपिक के आधारित क्वेश्चन नीचे हमारा दिया हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग अनुच्छेद 6.1 और अनुच्छेद 6.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 6.3 पर आधारित जो क्वेश्चन है वहां से आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में अनुच्छेद 6.3 का जानेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा एक स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलीय जीव भी होता है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिस प्रकार से मछली हो गया वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, लेकिन एक स्थलीय जीव भी होता है जो भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो कि अपना ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है। तो कह रहा है कि एक जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव है वह ऑक्सीजन ग्रहण करने के मामले में किस प्रकार लाभप्रद होता है, इसी को यहाँ पर बताना है। तो देखिए हम लोग इसका उत्तर जानेंगे कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। हम अभी आपको बताएं कि जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली हो गया वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन में करते हैं, क्योंकि जल में भी कुछ ऑक्सीजन के कण घुले हुए रहते हैं। जबकि जो स्थलीय जीव होते हैं वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक कम होती है। ठीक है, जो वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन की मात्रा है उतना तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगा, जल में थोड़े बहुत ऑक्सीजन घुले हुए रहते हैं। तो यही कह रहा है कि चूंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होता है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है। कहने का मतलब हुआ यह लाजमी है कि जहां पर ऑक्सीजन कम होगा वहां श्वसन क्रिया भी धीरे धीरे होगी और जहां पर ऑक्सीजन अधिक होगा वहां श्वसन क्रिया भी अधिक होगी। तो इसलिए जो जलीय जीव होते हैं और जो स्थलीय जीव होते हैं दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव होते हैं उसकी श्वसन दर जो होती है वह अधिक होती है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में प्राप्त ऊर्जा करने के विभिन्न पथ क्या हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उससे जो सभी जीव जंतु होते हैं, विभिन्न जीव होते हैं, उनमें ऊर्जा का प्राप्ति कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। देखिए आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने की प्रयास करिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आंसर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए हम आपको पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका जवाब होगा जीव निम्नलिखित 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब जो जीव जंतु होते हैं वह 3 प्रकार से, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं वह 3 प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब वह 3 प्रकार कौन कौन है इसके बारे में हम लोग नीचे जानेंगे। तो सबसे पहला है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन। ठीक है, जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो उस समय पायरुवेट का विखंडन होता है। और दूसरा नंबर है कि ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का विखंडन। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी पायरुवेट का विखंडन होता है और ऑक्सीजन की कमी में भी पायरुवेट का विखंडन होता है। और सबसे लास्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। तो आप यहाँ से समझिएगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो पायरुवेट का विखंडन होता है, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है तो भी पायरुवेट का विखंडन होता है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है
तब ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो कुल मिलाकर के यही 3 प्रकार हैं जिससे क्या होता है कि जीव जंतुओं में ऊर्जा की प्राप्ति होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है। ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति कहने का मतलब कि ऑक्सीजन बिल्कुल रूप से नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है फिर भी पायरुवेट का विखंडन होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तब वैसे स्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह यही कह रहा था कि किस प्रकार से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीव जंतुओं में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का विखंडन हो गया, पायरुवेट का विखंडन हो गया, इन्हीं सभी चीज़ों से जो जीव जंतु होते हैं उनमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे भी हम आपको आगे बताएंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको आहार नाल की जो संरचना होती है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से कोई जीव जंतु होता है या फिर मानव होता है भोजन ग्रहण करता है, किस प्रकार से वह पेट में जाकर के पचता है और किस प्रकार से जो बचे हुए शेष पदार्थ होते हैं वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हम आपको पूरे पाचन तंत्र के बारे में आहार नाल वाले फिगर के द्वारा हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको वहां पर बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। जो मनुष्य ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने बाहर करते हैं अपने शरीर से, तो दोनों का परिवहन कैसे होता है। परिवहन कहने का मतलब कि आवागमन कैसे होता है, हम लोग कैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हेमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में आप सभी लोग जानते होंगे कि रुधिर पाया जाता है और हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जो कि खून के साथ यानी रक्त के साथ घुले हुए रहते हैं। तो हम लोग को लिखना है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन, पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनुष्यों में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वह हमारे रुधिर में उपस्थित, ठीक है, हमारे रुधिर में उपस्थित जो वर्णक हेमोग्लोबिन होते हैं वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ बंध जाते हैं। मतलब जो वर्णक हेमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है एवं उसे फेफड़ों तक ले जाता है, ठीक है, उसे क्या करता है कि फेफड़ों तक ले जाता है जहां से वह सभी कोशिकाओं को पहुंचा दी जाती है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि वह ऑक्सीजन को अपने में बांध लेता है और बांध करके उसे फेफड़ों तक ले जाता है और फेफड़ा का कार्य होता है कि वह ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक उसे पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन इस प्रकार से होता है। लेकिन मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जल में घुलनशील होता है, वह जल के साथ मिल जाता है। इससे क्या होता है कि वह हमारे रुधिर के साथ घुल जाती है एवं इसका श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वह हमारे रुधिर में घुल जाती है तब हम लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग इसे एक लाइन में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह हमारे वर्णक हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको अपने साथ बांध लेता है। और फेफड़ा का कार्य होता है कि वह उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। लेकिन यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि चूंकि सब लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जल में घुलनशील होता है। इससे क्या होता है कि वह रुधिर के साथ घुल जाता है एवं इसका श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कि आवागमन किस प्रकार से होता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों के विनिमय के लिए, ठीक है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। ठीक है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसी संरचना लिए होते हैं। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से गुब्बारों में हवा डालने पर वह फैल जाता है और जब गुब्बारे से हवा निकाल लिया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है,
ठीक उसी प्रकार से मानव फुफ्फुस भी होता है, जो एक गुब्बारे जैसी संरचना लिए होता है, जो कि फैलता और सिकुड़ता रहता है। और यह जो फैलने और सिकुड़ने का जो कार्य है, इसी को हम लोग एल्वियोली कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि एल्वियोली क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसी संरचना लिए होते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोली कहते हैं। और देखिए, गुब्बारे जैसी ये संरचनाएं श्वसन के लिए आवश्यक गैसों की मात्रा वो अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फैल एवं सिकुड़ सकती है। यह कब फैलेगी और कब सिकुड़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि श्वसन गैस के लिए आवश्यक गैस की मात्रा कितना है एवं इसके कुछ अन्य आवश्यकता होते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के लिए यह फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो मानव फुफ्फुस होती है वो वह एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। और गुब्बारे जैसी ये संरचनाएं श्वसन के लिए आवश्यक गैसों की मात्रा वो अन्य आवश्यकताओं के अनुसार फैल एवं सिकुड़ सकती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह फैल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ जाता है। ठीक जैसे गुब्बारों में हवा भरने पर फैल जाता है और हवा निकालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानव फुफ्फुस भी होता है। तो चलिए, यहीं पर आपका अनुच्छेद 6.3 खत्म हो गया। यहाँ से आपको अनुच्छेद 6.4 पर आधारित प्रश्न देखने हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 6.4 यानी कि 6.4 पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों का कार्य क्या है। ठीक है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि मानव में वहन तंत्र के घटक वो उनके कार्य निम्नलिखित हैं, और उनके कार्य के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे, और वहन तंत्र के घटक कौन कौन है इसके बारे में भी हम लोग नीचे विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है कि रुधिर खनिजों, श्वसन गैस में कौन कौन आता है, CO2 आता है और O2 आता है, क्योंकि श्वसन क्रिया में हम लोग CO2 को छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है और O2 कहने का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो हम लोग श्वसन गैस किसको कहेंगे, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यही चीज कह रहा है कि रुधिर खनिजों, श्वसन गैसों, व्यर्थ पदार्थों, हार्मोन्स, जल और अकार्बनिक पदार्थों तथा अन्य रसायनों को वहन करता है। मानव में जो वहन तंत्र होते हैं वह श्वसन गैस को, व्यर्थ पदार्थ को, हार्मोन्स को, जल को, अकार्बनिक पदार्थ को और जो अन्य रसायन होते हैं उन सभी को वहन करता है। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट है रुधिर वाहिकाएं, धमनी तथा शिराएं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह धमनी और शिरा क्या होता है। तो आप देखते होंगे कि आप लोगों के शरीर में नस दिखाई पड़ता है। उसमें एक नस होता है जो थोड़ा मुलायम होता है और एक नस होता है जो थोड़ा कठोर होता है। तो उसी में से एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। तो हमारे शरीर में यही दो प्रकार के नस पाए जाते हैं, एक में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और एक में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसी को हम लोग रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। तो रुधिर वाहिकाएं जिसमें धमनी और शिराएं होती है, तो धमनी क्या करता है कि हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक है, धमनी का क्या कार्य है कि हृदय में जो शुद्ध रक्त बन गया उसे वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, जबकि शिराएं विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके हृदय तक वापस लाती है। देखिए, यहाँ पर धमनी और शिरा दो प्रकार के, अभी हम आपको बताएं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के नस होते हैं जो कि खून को ले जाने और लाने का काम करते हैं। जिसमें धमनी का कार्य होता है कि हृदय से जो साफ खून है, जो शुद्ध खून है, शुद्ध रक्त है, उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जो शिरा का काम है कि विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है उसे हमारे हृदय तक लाना, ताकि जो अशुद्ध रक्त है उसे हृदय शुद्ध कर सके, उसे छान दे, उसके बाद फिर धमनी के माध्यम से वह पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो हमेशा धमनी और शिरा का कार्य यही होता है, एक खून को पूरे शरीर में ले जाता है, तो दूसरा का कार्य है कि पूरे शरीर से खून को हृदय तक लाता है। उसी को हम लोग रुधिर वाहिकाएं बोलती है, जिसमें धमनी और शिराएं आते हैं। चलिए, अगला नंबर है कि हृदय एक पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करता रहता है। आप सभी लोग जानते होंगे या फिर आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में जो खून है वो ऑटोमेटिक तो हमारे शरीर के सारे हिस्से में नहीं जाएंगे, जब तक उसको ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। तो हृदय का काम यही रहता है
ठीक है, धमनी के द्वारा क्या करता है कि वह पूरे शरीर में पहुंचाता है खून को, शुद्ध रक्त को। लेकिन शुद्ध रक्त जो होता है, जो अपने आप तो पूरे शरीर में नहीं फैल जाएगा, इसके लिए हृदय का काम होता है कि वह उसे जबरदस्ती भेजता है। जबरदस्ती कहने का मतलब कि वह फैलते रहता है और सिकुड़ते रहता है। तो जब सिकुड़ता है वह, तो एक पंप की तरह काम करता है, मतलब वह खून को प्रेशर देता है। और प्रेशर देने के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो खून है वह शरीर के पूरे भागों में फैल जाता है। तो तीसरा नंबर पॉइंट यही कह रहा है कि हृदय एक पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करता रहता है। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि लसिका पचे हुए एवं क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, और साथ ही साथ यह अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकाएं अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो चौथा नंबर पॉइंट आपका यही कह रहा है कि जो अवशोषित वसा होता है उसका वहन लसिका के द्वारा होता है, लेकिन जो अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं बाह्य कोशिकाएं अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो चौथा नंबर जो आपका पॉइंट है वह यही कह रहा है। तो जो यह क्वेश्चन कह रहा था कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो हम आपको सभी चीज के बारे में बताए कि वहन तंत्र का घटक कौन है, कौन खून को पूरे शरीर में ले जाता है, कौन वसा को अवशोषित करता है, श्वसन क्रिया में कौन सहायक होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताए, और निम्नलिखित के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में भी हम आपको बताए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं जिसके पास स्तन होता है एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। यदि हम लोग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रुधिर होते हैं दोनों को अलग अलग हम लोग बंटवारा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर में उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होता है, मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति बेहतर ढंग से होता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं उनके शरीर का ताप अधिक होता है, और उस ताप को नियंत्रित करने के लिए उनके पास उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होना अति आवश्यक है। तो उनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होती है, तो जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं वह अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि बहुत उच्च प्रकार की ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। ठीक है, यह सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है। अब जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पादप में यानी कि पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप में यानी कि पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो देखिए पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम का कार्य होता है कि वह पौधों में जल और खनिज लवण को पूरे भाग में पहुंचाना। कहने का मतलब कि पौधों के हर एक भाग में जल और खनिज लवण को पहुंचाना जाइलम का काम होता है। चलिए पांचवा नंबर है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में यानी कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। तो आप एक बात यहाँ से याद रखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, पादप में वहन तंत्र के घटक, वहन कहने का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए आपको हम तीनों क्वेश्चन को एक ही बार में समझाने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि पादप में वहन तंत्र के घटक कौन है। वहन कहने का मतलब होता है परिवहन, परिवहन कहने का मतलब होता है आवागमन। तो जो पादप में वहन तंत्र, ठीक है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन है, मतलब कि पादप में सभी चीज़ों को पहुंचाने का काम कौन करता है, सभी चीज़ों को ले जाने और लाने का काम कौन करता है। सभी चीज़ों के मतलब हो गया जल हो गया, खनिज लवण हो गया, भोजन हो गया, इन सभी चीज़ों को ले जाने का काम कौन करता है, इसके घटक कौन कौन से हैं।
तो हम लोग चौथा में देखें कि जल और खनिज लवण को वहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, लेकिन भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो आप इन तीनों को एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में याद रखिएगा कि पादप में वहन तंत्र का घटक जाइलम एवं फ्लोएम है, जिसमें जाइलम का कार्य है जल एवं खनिज लवण का वहन करना और फ्लोएम का कार्य है भोजन का स्थानांतरित करना। तो चलिए, तीनों क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया होगा, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके अगला नंबर है अनुच्छेद 6.5। ठीक है, आपको अनुच्छेद 6.4 पर आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब लास्ट है अनुच्छेद 6.5 और 6.5 में 4 या 5 क्वेश्चन कुछ होंगे। उसके बाद आपका जो बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 6.5 को देख लेते हैं। तो देखिए, 6.5 में पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृकाणु, जिसे हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, तो वृकाणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। इसका रचना किस प्रकार से किया जाता है और इसका क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो देखिए, इसका जवाब होगा कि वृकाणु वृकक की कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृकाणु रुधिर को छानता है। वृकाणु या फिर जो नेफ्रॉन होता है, इसका काम होता है रुधिर को छानना, ठीक है, जो खून होता है उसको छानना, एवं मूत्र का निर्माण करता है। वृकाणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए, जो हम लोग पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं, उससे जो मेन भाग होता है, जो शरीर अवशोषित कर सकता है, उसे वह अवशोषित कर लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, जो कि शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है एक बोमेन संपुट, जो कि ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है एक लंबी नलिका। तो कुल मिलाकर के नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, एक होता है बोमेन संपुट और दूसरा होता है एक लंबी नलिका। अब चलिए, इसका कार्य विधि कैसे होता है या कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वृकाणु या फिर नेफ्रॉन किस प्रकार से अपना कार्य करता है। तो देखिए, पहला नंबर है कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुधिर रीनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। ठीक है, जो रुधिर होता है वह बहुत ही उच्च दाब पर बहता है। कहाँ? तो रीनल धमनी में, जिससे क्या होता है कि ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। और दूसरा नंबर होता है कि रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। जो रुधिर होता है वह कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज जो होते हैं वह बोमुन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन कोशिकाओं में रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए जो खनिज होते हैं वह बोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है कि यह निस्यंद में वर्ण पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती वह भी होता है। देखिए, शरीर भी एक लिमिट जल को ही अपने पास रख सकता है। यदि शरीर की क्षमता है कि वह 4 से 5 लीटर जल को अपने पास रखेगा तो वह उससे अधिक नहीं रख सकता है, और यदि उससे अधिक होता है तो वह उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यही कह रहा है कि अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा, ठीक है, अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती वह भी इसमें जमा होता है। और चौथा है कि जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज हो गया जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, अमीनो अम्ल हो गया, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण हो जाता है। देखिए, यह निस्यंद नलिका में आता है। हमारे शरीर में एक नलिका होती है निस्यंद नलिका, जो कि वृकाणु में ही पाए जाते हैं। तो लाभदायक पदार्थ जो होता है हमारे शरीर के लिए जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, यह जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा इसे अवशोषण कर लेता है। जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं उसे यह अवशोषित कर लेता है। उसके बाद पांचवा है, उन वर्ण पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। देखिए, सभी कुछ छानने के बाद या फिर सभी कुछ अवशोषित करने के बाद जो भाग शेष रह जाते हैं उसका भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट इसका कार्य है कि अंत में निश्चित में केवल यूरिया,
अन्य वर्ण पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है। देखिए, जब सब कुछ इससे अवशोषित कर लिया गया, जो भी बसा था वो अवशोषित कर लिया गया, इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा था, जो अमीनो अम्ल था, यह सभी को जब वह अवशोषित कर लेता है तो लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, जिसमें केवल यूरिया हो जाता है, अन्य वर्ण पदार्थ हो जाता है और कुछ जल की मात्रा हो जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है। मतलब इससे अब शरीर को कोई लेना देना नहीं है, इससे अब शरीर किसी प्रकार का कोई भी वसा या कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी विटामिन कुछ भी ग्रहण अब नहीं करेगा। यह हमारे शरीर के लिए अब अवशिष्ट पदार्थ हो गया और यह संग्राहक में एकत्रित होता रहता है, और जब अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो समय समय पर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। तो आप इसे यदि शॉर्ट फॉर्म में या फिर संक्षेप में समझे तो आप एक लाइन में समझ जाइए कि जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीज होता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होगा, उसे यह अवशोषित कर लेता है, उसे यह छान कर अलग कर लेता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे यह छान कर मूत्र के रूप में रूपांतरित कर देता है, जो कि संग्राहक में एकत्रित होता है और समय समय पर इसे बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से मानव में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, जैसे मल मूत्र हो गया, ये सभी उत्सर्जी, पसीना हो गया, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसे भी पेड़ पौधे समय समय पर अपने से बाहर निकालते रहते हैं। तो कहता है कि इसके किन विधियों का उपयोग करते हैं, मतलब पादप उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन से विधि का उपयोग करते हैं, इस विधि को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे उत्सर्जी उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादप क्या होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, उन पत्तियों को गिराना जिसमें व्यर्थ पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं समय समय पर अपनी पत्तियों को गिराते रहते हैं, क्योंकि वह जो पत्तियां होती है अब उसके कोई काम का नहीं रह जाता, उस पर क्या होता है कि वर्ण पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, आदि क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमेशा प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं। बाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब होता है कि वह जमीन से अपने में जल को शोषित करते हैं, और फिर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा उन जल को शोषित कर लिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उन पत्तियों को गिराना जिसमें वर्ण पदार्थ एकत्रित रहते हैं आदि क्रियाएं करते हैं। इसके अतिरिक्त वे वर्ण पदार्थों को रेजिन तथा गोंद के रूप में एकत्रित करते हैं। देखिए, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि बाहर समय समय पर उसमें गोंद निकलते रहता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह निकलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वह पेड़ पौधे का ही एक भाग है, बल्कि वह पेड़ पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर से मल मूत्र को बाहर निकालते हैं, वह हमारे शरीर के लिए एक उत्सर्जी पदार्थ हो गया। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे समय समय पर गोंद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकालते रहता है, वह पेड़ पौधों के लिए मल मूत्र हो गया। कहने का मतलब कि वह उसके लिए उत्सर्जी पदार्थ हो गया, जिससे वह समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं, एवं कुछ वर्ण पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। कहने का मतलब कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास के मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उससे पेड़ पौधे अपना छुटकारा पाते हैं। तो आप याद रखिएगा, उत्सर्जी पदार्थ को पेड़ पौधे किस प्रकार से छुटकारा पाते हैं। तो पहला होता है कि वह अपने पत्तियों को गिराते हैं, दूसरा होता है कि वह रेजिन या गोंद के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, एवं कुछ वर्ण पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ से पेड़ पौधे छुटकारा पाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। जैसा कि हम आपको अभी ऊपर में भी बताए कि हम आपको आहार नाल के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके उसकी पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से उसका पाचन होता है, किस प्रकार से उसका उत्सर्जन होता है, किस प्रकार से हम लोग उसे शरीर से बाहर निकालते हैं अपने मल मूत्र को। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार रूप से, किस प्रकार से हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल यह क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो देखिए, इसका जवाब होगा कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन पुनरवशोषण क्रिया द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन जो होता है वह पुनरवशोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा, ठीक है, मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर एवं कितना विलेय व्यय उत्सर्जित करना है,
इस पर निर्भर करता है। मतलब यह शरीर तय करता है कि हमें कितना जल अपने पास रखना है और कितना जो अतिरिक्त जल है उसे मूत्र के द्वारा हमें बाहर निकाल देना है। ठीक है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में कितना मूत्र का निर्माण होगा, कितना मूत्र का हम लोग नियमन करेंगे। तो देखिए, आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि यदि हमारे शरीर की कैपेसिटी है कि वह 2 लीटर या 3 लीटर पानी को अपने पास रख सकता है, तो यदि शरीर में 3 लीटर से अधिक पानी होगा तो वह उसे मूत्र के रूप में रूपांतरित करके शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहा है कि शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर यह निर्भर करता है। तो चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा था कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जैव प्रक्रमण टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि जो आपके बुक में, आपके कहानी के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है, जो प्रश्न दिया हुआ रहता है, वह प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो हम आपको इन सारे प्रश्न को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।